So hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the today's lecture हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सम कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स ऑन मोमेंट एरिया मेथड. मोमेंट एरिया मेथड के ऊपर हम कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स करेंगे. नाउ दीज कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स आर लिटिल कन्वेंशनल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस में पर्टिकुलरली आपको इस मैथड से रिलेटेड दैट इज मोमेंट एरिया मैथड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और डायरेक्टली दे देता है कि ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, मतलब आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है बाय यूजिंग मोमेंट एरिया मैथड. ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमें कुछ एक दो कॉन्सेप्ट्स और डिस्कस करना है जो हम इन न्यूमेरिकल्स की हेल्प से करेंगे. सो इससे आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट डिस्कस भी हो जाएंगे. ना कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर हम तो सिर्फ गेट के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे लिए इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आर नॉट रेलेवेंट. देखिए, अगर आप बिल्कुल ही गेट पे एकदम आप फोकस्ड है कि बिल्कुल गेट या पीएसयू या कोई सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही आपको क्रैक करनी है तो समहाउ आप बोल सकते हैं कि दिस न्यूमेरिकल्स आर नॉट दैट मच रिलेवेंट. बट हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में भी कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से पिक करके आपको दे दिए जाए. ठीक है, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में उनके पास ये ऑप्शन नहीं रहता है कि आपको बोले कि इस क्वेश्चन को आपको सिर्फ और सिर्फ मोमेंट एरिया मेथड से ही सॉल्व करना है. बट फिर भी वो आपको कभी इससे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू में या कहीं और आपको काम आ सकते हैं. तो इफ अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करना चाहते हैं रिलेटेड टू मोमेंट एरिया मैथड देन दिस लेक्चर इज फॉर यू. अदरवाइज जो ईएसी मेंस ईएसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई और रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए these questions are important. So the first question is, for the given loaded structure you have to calculate slope at point A, deflection at B and maximum deflection. Now this is a case of what? This is a case of unsymmetrical loading. In this case the structure is subjected to unsymmetrical loading and if we want to solve this question by moment area method तो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे. Now सबसे पहले what we have to do, we have to draw bending moment diagram for this structure. So I am drawing bending moment diagram. So this is our 0 0 axis. Now इस structure के लिए bending moment diagram हम बना सकते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. For unsymmetrical loading bending moment diagram will be like this. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा? ट्रायंगुलर, क्योंकि लोडिंग का डिग्री इज नॉट डिफाइंड, शियर फोर्स का 0 एंड बेंडिंग मोमेंट का डिग्री विल बी 1. ट्रायंगुलर लोडिंग होगा. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा? अंडर द लोड. नाउ आप बताइए पॉइंट बी पर कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा? पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट इट विल बी P इंटू ए इंटू बी बाई एल. हमें पता है फॉर दिस स्ट्रक्चर रिएक्शन कितनी आती है? आर ए आएगा P इंटू बी बाई एल, आर बी आएगा P इंटू ए बाई एल. सो इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा? P इंटू बी बाई एल इंटू ए, दैट इज P इंटू ए इंटू बी बाई एल. ठीक है, नाउ हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से एम बाई ई डायग्राम कैसे बनाना है. सेम शेप का आता है. अगर आपका ई आई इज कॉन्स्टेंट, इफ द ई आई इज कॉन्स्टेंट तो सेम शेप का ही आता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड एम बाई ई डायग्राम. सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ जो वैल्यूज है वो कम हो जाती है. So if I want to convert this diagram into M by EI diagram, I have to divide this whole values by EI. So maximum values क्या हो जाएंगे? P into AB into L, P into AB upon EI into L, P into AB upon EI into L. This is point A, this is point B and this is point C. Now what you have to calculate? You have to calculate slope at point A, deflection at point B and maximum deflection. Now इसमें देखिए, क्या हमें कोई ऐसा पॉइंट पता है जिस पॉइंट पर स्लोप 0 हो? क्या कोई ऐसा पॉइंट पता है आपको इस स्ट्रक्चर में जिसपे कि स्लोप 0 हो? यू विल से नो, कोई ऐसा पॉइंट नहीं पता है. पॉइंट ए पर भी स्लोप 0 नहीं है, पॉइंट सी पर भी स्लोप नहीं है. सिर्फ हमें ये पता है कि पॉइंट ए पर डिफ्लेक्शन 0 है, पॉइंट सी पर डिफ्लेक्शन 0 है. अब हमें ये पता नहीं है वो पॉइंट जिस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू 0 हो या किसी पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू हमें पता नहीं है, देन वी कैन नॉट अप्लाई थ्योरम नंबर 1. थ्योरम नंबर 1 हम नहीं लगा सकते. जो भी हमें कैलकुलेशंस करनी है सारी किससे करनी पड़ेगी? बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 2. सो वी हैव टू यूज व्हाट? वी हैव टू यूज थ्योरम नंबर 2. नाउ आई एम यूजिंग थ्योरम नंबर 2 टू कैलकुलेट स्लोप एट पॉइंट ए. मुझे पॉइंट ए पर स्लोप निकालना है. सो पॉइंट ए पर स्लोप थ्योरम नंबर 2 से कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, डेल्टा एट सी इज इक्वल टू डेल्टा एट ए प्लस थीटा एट ए इंटू ए बी प्लस डेल्टा सी बाई ए. लिख सकता हूं मैं ये इक्वेशन. दिस इज एज पर
theorem number 2. This is as per theorem number 2. Now in this equation delta C क्या है 0 because C is a hinge support and delta A is also 0 because point A is also a hinge support. So can I write for this theta at A, this is equals to minus of delta C by A upon AB. What is delta C by A? Delta C by A is deflection at point C with respect to tangent at point A. So C by A is nothing but deflection at point C with respect to tangent at point A. So अगर इस फिगर में आप ये देखें, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है. So A पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो पॉइंट A पर टेंजेंट कैसा आएगा? पॉइंट A पर टेंजेंट विल बी लाइक दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट ए. ठीक है. एंड आपसे आप क्या बता रहे हैं? डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट ए. देखिए स्टूडेंट को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है. वो बोलते हैं डिफ्लेक्शन तो पॉइंट सी पर 0 है. भाई टोटल डिफ्लेक्शन थोड़ी बता रहे हैं हम यहाँ पे हम बता रहे हैं डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट ए. पॉइंट ए पर टेंजेंट के रिस्पेक्ट में टोटल डिफ्लेक्शन को तो हमने देखिए यहाँ से 0 लिख ही दिया है ऑलरेडी. टोटल डिफ्लेक्शन तो 0 है ही, बट हम क्या बता रहे हैं? हम डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, डेल्टा सी बाई ए क्या बता रहा है? इट इज डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट ए. और ये क्या होता है? दिस थीटा इंटू लेंथ, दिस थीटा दैट इज थीटा ए इंटू लेंथ. वही तो आ रहा है. थीटा ए इंटू लेंथ इज इक्वल टू दिस डिफ्लेक्शन. वही तो आ रहा है. इसमें कोई उसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है. सो स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही ये चीज एक्सप्लेन कर दी. ये क्या बता रहा है? डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट ए एंड दैट इज नथिंग थीटा ए इंटू ए बी. तो आएगा वो थीटा ए इंटू ए बी आएगा. नाउ कैलकुलेट करिए डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट ए. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन यूज सेकेंड थ्योरम ऑफ एरिया मोमेंट या मोमेंट एरिया मेथड. सेकेंड थ्योरम से आ जाएगा. सेकेंड थ्योरम क्या बोलती है? डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट ए इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन ए एंड सी अबाउट सी. ठीक है. जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट के अबाउट आपको क्या लेना है? एरिया का मोमेंट लेना है. सो डेल्टा सी बाई ए क्या हो जाएगा? ये जो कंप्लीट एरिया है बिटवीन ए एंड सी, एम बाई ई आई डायग्राम का कंप्लीट एरिया बिटवीन ए एंड सी, इस एरिया का आपको क्या लेना है? मोमेंट लेना है अबाउट पॉइंट सी. इस सी पॉइंट के अबाउट आपको इस पूरे एरिया का मोमेंट लेना है. तो क्या ले सकते हैं? यस, इजीली ले सकते हैं. ट्रायंगुलर शेप है, इजीली आ जाएगा. सो इट इज इक्वल्स टू पार्ट 1 ये ले लेते हैं, पार्ट 2 ये ले लेते हैं. सो दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2. So it is nothing but equals to ax bar. Now we know that x bar is equals to a1 x1 bar plus a2 x2 bar upon a1 plus a2. So from here you can write a1 plus a2 into x bar. This is equals to a1 x1 bar plus a2 x2 bar. That is ax bar is equals to a1 x1 bar plus a2 x2 bar. Now कहने का मतलब ये है, ये जो हमें यहाँ पे ax bar लिखना है इसको मैं a1 x1 बार प्लस a2 x2 बार की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ. मुझे ऐसा नहीं है कि पूरे एरिया का एक ही सीजी बताना है, मैं इसको पार्ट्स में भी लिख सकता हूँ. दैट इज a1 x1 बार प्लस a2 x2 बार. सो डेल्टा c बाय ए दिस इज इक्वल्स टू a1. देखिए a1 इज दिस एरिया, a1 is this area, half into base into height. So a1 लिख रहा हूं मैं, it is half, base is what? Base is a, height is PAB upon EI into L. इस पार्ट का CG बताइए, इस पार्ट का CG, फर्स्ट वाला पार्ट का CG, इस पार्ट का CG फ्रॉम पॉइंट C निकालना है, क्योंकि डिफ्लेक्शन कहाँ पे निकाल रहे हैं हम? पॉइंट C पर. डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट C विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट A. तो C पॉइंट से लोगे आप CG. तो इस पार्ट का पॉइंट C से डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस पार्ट के CG का? इट विल बी B प्लस A बाई 3. सो दिस इज इनटू B प्लस A बाई 3. नाउ अब सेकेंड पार्ट देखिए, दिस इज द सेकेंड पार्ट. ये सेकेंड पार्ट है BC पोर्शन. सो इसका एरिया बताइए BC का. इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो आई विल राइट प्लस हाफ इंटू बेस कितना है B, हाइट इज PAB अपॉन EI इंटू L. अब इस पार्ट का CG बताइए, सेकेंड पार्ट का, दैट इज BC पार्ट का CG फ्रॉम पॉइंट C पॉइंट से BC पार्ट का CG कितना हो जाएगा? इट इज 2B बाई 3. इट इज इक्वल्स टू इंटू 2B बाई 3. तो यहाँ से यू कैन कैलकुलेट डेल्टा C बाई ए. दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ PAB अपॉन
ई आई इंटू एल इंटू टू बी कॉमन ले लेता हूँ। तो पी ए बी अपॉन टू ई आई इंटू एल कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा ए बी प्लस ए स्क्वायर बाय 3 प्लस यहाँ से भी देखिए मैंने पी ए बी अपॉन ई आई इंटू एल इंटू 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2b स्क्वायर बाय 3 को भी बाहर ले लेते हैं, डेल्टा सी बाय ए दिस इज इक्वल टू पी ए बी अपॉन 6 ई आई इंटू एल, यू विल गेट 3ab plus a square plus 2b square. So delta c by a this is equals to pab upon 6 ei into l. Now here I am writing ab plus a square plus 2ab plus 2b square. So delta c by a this is equals to pab upon 6 ei into l. यहाँ से मैं a कॉमन ले रहा हूँ, क्या बचेगा a प्लस बी, प्लस यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ 2b बचेगा a प्लस बी। सो a प्लस बी कॉमन ले लिया, यहाँ पे a प्लस बी कॉमन ले लिया, a प्लस बी इज व्हाट l, तो l कैंसिल हो गया। सो यहाँ से l से ये a प्लस बी कैंसिल हो गया, यू विल गेट डेल्टा c बाय a दिस इज इक्वल्स टू पी ए बी अपॉन 6 ई आई इंटू a प्लस 2b, और a प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ l, सो डेल्टा c बाय a दिस इज इक्वल्स टू पी ए बी इंटू एल प्लस बी अपॉन 6 ई आई। स्लोप एट a क्या था, थीटा एट a दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा c बाय a अपॉन ए सी, सो माइनस ऑफ पी ए बी इंटू एल प्लस बी अपॉन 6 ई आई। ए सी क्या है, ए सी इज एल, सो थीटा ए आ गया माइनस पी ए बी इंटू एल प्लस बी अपॉन 6 ई आई इंटू एल। नाउ आप मुझे बताइए कि ये जो माइनस है इसका क्या मतलब है। हमने किस पॉइंट का इक्वेशन लिखा था, हमने लिखा था डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए। सो डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए मतलब रेफरेंस पॉइंट का है लेफ्ट में, और हम जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। आप चाहो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना के भी देख सकते हो। सो लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, दैट मीन्स ये नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, दिस विल बी क्लॉकवाइज। तो थीटा ए इज इक्वल्स टू पी ए बी इंटू एल प्लस बी अपॉन 6 ई आई इंटू एल, दिस इज व्हाट, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है। सो ये जो आपके पास स्लोप एट ए आया है दिस इज व्हाट, दिस इज क्लॉकवाइज। आप यहाँ से फिगर से भी देख सकते हैं, फिगर से भी देख सकते हैं पॉइंट ए कैसा बेंड हो रहा है लाइक दिस। सो ओरिजिनल पोजीशन से कैसा आ रहा है रोटेशन, क्लॉकवाइज, ठीक है। द मेंबर इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब पॉइंट ए पे स्लोप क्या आएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा पॉइंट ए पे। सो ये तो हमने पहला रिजल्ट निकाल लिया, दैट इज स्लोप एट पॉइंट ए। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। So now we will calculate deflection at point B. So result number 2 is deflection at point B. Now we have to calculate deflection at point B. So calculate करिए deflection at point B. Now you know slope at point A. तो आप डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी इजीली निकाल सकते हैं बाय सेकेंड थ्योरम, दैट इज डेल्टा बी इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस थीटा ए इंटू ए बी प्लस डेल्टा बी बाय ए लिख सकते हैं हम। तो वी आर कैलकुलेटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी किसके रेफरेंस से, विथ रेफरेंस टू पॉइंट ए, पॉइंट ए की हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ अब देखिए जो फर्स्ट वाले पार्ट में हमारा साइन कन्वेंशन था फॉर दिस इक्वेशन, दैट इज डेल्टा सी इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस थीटा ए इंटू ए बी प्लस डेल्टा सी बाय ए। इस इक्वेशन में हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या था, रेफरेंस पॉइंट वाज ए, ठीक है, और हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे सी। सो रेफरेंस इन लेफ्ट, जो कैलकुलेट करना है वो राइट, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे थे। अब जो सेकेंड इक्वेशन लिखा है उसमें रेफरेंस पॉइंट अगेन क्या है, रेफरेंस पॉइंट इज अगेन है, और कैलकुलेट क्या कर रहे हो बी, दैट इज आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो अगेन, अगेन आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो देयर इज नो इशू, आपके साइन कन्वेंशन सेम ही होंगे, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, सेम साइन कन्वेंशन रहेंगे। सो वी वांट टू कैलकुलेट डेल्टा बी इज इक्वल्स टू डेल्टा ए, तो 0 हो गया, थीटा ए की वैल्यू अभी निकाली दैट इज क्लॉकवाइज, ठीक है, एंड फॉर दिस साइन कन्वेंशन एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव है, तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है थीटा ए, तो इसको क्या रखेंगे माइनस, सो माइनस पी ए बी इंटू एल प्लस बी अपॉन 6 ई आई इंटू एल,
ए की वैल्यू ए बी की वैल्यू इज ए प्लस डेल्टा बी बाई ए. नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी बाई ए. डेल्टा बी बाई ए इज व्हाट? मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ m by ei डायग्राम बिटवीन a एंड b अबाउट व्हाट? अबाउट b. सो a और b के बीच में जो एरिया है m by ei डायग्राम का, इसका आपको मोमेंट लेना है अबाउट पॉइंट b. सो डेल्टा बी बाई ए एरिया लिखिए सबसे पहले तो इट इज हाफ. बेस कितना है? बेस इज ए. हाइट इज पी ए बी अपॉन ई आई इंटू एल. ठीक है, ये क्या होगा? एरिया. अब इसका सी जी कहाँ से लोगे मोमेंट के लिए? अबाउट पॉइंट बी. पॉइंट बी से आप सी जी लेंगे. क्यों पॉइंट बी से सी जी लोगे? क्योंकि डिफ्लेक्शन कहाँ पे निकलना है? पॉइंट बी पर. तो सी जी कहाँ पे आएगा? बी पॉइंट से ए बाई 3 डिस्टेंस पे आएगा. ए बाई 3 डिस्टेंस पे. ठीक है, सो ये हो गया डेल्टा बी बाई ए. दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए इंटू PAB upon EI into L into A by 3. So can I write delta B is equals to minus PAB into L plus B upon 6 EI into L into A plus 1 by 2 into A into PAB upon EI into L into A by 3. Now from here मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? PAB upon 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 6 है तो 6 EI into L कॉमन ले लेते हैं. अंदर बच जाएगा माइनस ऑफ एल ए प्लस एल बी प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से हम ए भी कॉमन ले सकते हैं. सो डेल्टा बी इज इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर बी अपॉन 6 ई आई इंटू एल. अंदर आ जाएगा माइनस एल ए माइनस आएगा, ये दिस इज माइनस ए बी. अंदर बच जाएगा माइनस एल माइनस बी प्लस ए. माइनस एल माइनस बी प्लस ए. माइनस बी कॉमन ले लेते हैं. ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये दोनों प्लस हो गए और ये हो गया माइनस. ठीक है, नाउ एल को लिख सकते हैं हम. एल इज इक्वल्स टू ए प्लस बी. अगर आप एल को रिप्लेस करोगे विथ ए प्लस बी, एल को रिप्लेस किया हमने ए प्लस बी से, तो यहाँ से बी से बी सॉरी ए से ए कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं. सो माइनस पी ए स्क्वायर बी अपॉन 6 ई आई इंटू एल इंटू ए प्लस बी माइनस ए. तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? ए से ए कैंसिल हो जाएगा. You will get delta B is equals to minus PA square B square upon 3EI into L. ठीक है, minus PA square B square upon 3EI into L. This is deflection at point B. So इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? पॉइंट बी पर डिफ्लेक्शन निकाल लिया. सिंपल हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे. बस आपको समझना है कि किस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट लेना है, कैसे आपको एरियाज का CG एंड कैलकुलेट करना है, किस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट लेना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. नाउ जो नेक्स्ट इसमें वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, दिस इज कॉन्सेप्चुअल. दैट इज द थर्ड अननोन इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. नाउ इन दिस केस हमें पता नहीं है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा. सो वी हैव टू ट्रायल एंड एरर. हमें एक ट्रायल एरर करना पड़ेगा. उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा वो ए बी रीजन में आएगा या फिर BC रीजन में आएगा. बट हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब हम स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज देख रहे थे फॉर द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल लोडिंग. फॉर द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल लोडिंग हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था दैट मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस ऑकर बिटवीन द पॉइंट ऑफ लोडिंग एंड द सेंटर ऑफ द स्पान. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आता है? पॉइंट ऑफ लोडिंग और सेंटर ऑफ स्पान के बीच में आता है. तो जो डिफ्लेक्शन है वो कहाँ पे आएगा? इन द पोर्शन ए बी. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा इन द पोर्शन ए बी. बट दिस रिजल्ट इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल लोड. एक ही लोड के लिए वैलिड है. अगर मल्टीपल लोडिंग की हुई हो इस स्ट्रक्चर में तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू ट्रायल एंड एरर. यू हैव टू डू ट्रायल एंड एरर. पहले अज्यूम करिए फर्स्ट सेक्शन में आ रहा होगा, फिर सेकेंड सेक्शन में. इस तरीके से आप अज्यूम करके कैलकुलेट कर सकते हैं. स्टार्ट करेंगे जो भी सेक्शन सेंटर के आसपास होगा उससे हम पहले स्टार्ट करेंगे. तो इन दिस स्ट्रक्चर जो सेंटर में सेक्शन आ रहा है दैट इज व्हाट? दैट इज ए बी सेक्शन. ठीक है, जिस सेक्शन में सेंटर आ रहा है दैट इज ए बी पोर्शन. तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? इन द पोर्शन ए बी. तो आई एम अज्यूमिंग अ सेक्शन XX विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल x फ्रॉम एंड ए. ठीक है, एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस XX सेक्शन पर क्या आएगा? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा. नाउ इस फिगर को मैं थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ. तो व्हाट आई हैव अज्यूम कि XX सेक्शन पे क्या आ रहा है? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है. तो कैन वी कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट XX? यस, वी कैन कैलकुलेट बाय सेकंड इक्वेशन.
सेकेंड इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा एट एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एट ए प्लस थीटा एट ए इंटू ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई ए। लिख सकता हूं मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट एक्स विथ रेफरेंस टू ए। ठीक है, ए के हेल्प से मैं लिख रहा हूँ डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट एक्स। नाउ वी नो दैट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए इज 0, पॉइंट ए पर डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है। एंड थीटा ए हमने कैलकुलेट किया था। जब हमने थीटा ए कैलकुलेट किया था तो जो इक्वेशन लिखा था वो कौन सा लिखा था, हमने डेल्टा सी का इक्वेशन लिखा था विद द हेल्प ऑफ पॉइंट ए। तो पॉइंट ए क्या था, उसमें रेफरेंस पॉइंट था। पॉइंट सी क्या था, जिस पॉइंट पे हमने इक्वेशन लिखा था वो था। सो हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे थे, हम मूव कर रहे थे फ्रॉम ए टू सी, दैट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड इन दिस केस ऑल्सो एक्स पॉइंट कहाँ है, राइट में, ए पॉइंट कहाँ है, लेफ्ट में। और हम क्या लिख रहे हैं, एक्स का इक्वेशन लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे तो साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, थीटा का साइन कन्वेंशन सेम रहेगा। दैट इज मैं यहाँ पे डायरेक्टली थीटा की जो भी वैल्यू आई थी वो लिख सकता हूँ। मैं थीटा की वैल्यू क्या आ रही थी कैलकुलेशन करने का, माइनस, दैट इज क्लॉकवाइज आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्लॉकवाइज को क्या रखूंगा, माइनस। सो आई कैन राइट delta x, this is equals to minus PAB into L plus B upon 6 EI into L. This is what this is the value of theta A. A to x is how much length, A to x is length small x, plus delta x by A. What is delta x by A? It is deflection of point x with respect to tangent at point A. So deflection of point x with respect to tangent at point A क्या होता है, it is nothing but moment of area of m by ei diagram between a and x. a और x के बीच का एरिया का मोमेंट होता है किसके अबाउट, x के अबाउट। सो लिख दीजिए मोमेंट ऑफ एरिया। तो सबसे पहले एरिया लिखे, इट इज हाफ इंटू बेस इज एक्स। अब ये हाइट क्या हो जाएगी, आप सिमिलर ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, ये तो हमने कई सारे क्वेश्चंस में किया है। दिस बिग ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस स्मॉल ट्रायंगल, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू पी ए बी अपॉन ई आई इंटू एल इंटू एक्स बाई ए। सो दिस हाफ इंटू बेस इज एक्स, हाइट इज, सो ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए से कैंसिल। तो दिस इज हाफ इंटू बेस इज एक्स, हाइट इज पी इंटू बी अपॉन ई आई इंटू एल इंटू एक्स। अब इसका सीजी देखिए, इस ट्रायंगल का सीजी निकालना है आपको, इस ट्रायंगल का सीजी फ्रॉम एक्स। तो एक्स सेक्शन से ट्रायंगल का सीजी कहाँ पे आएगा, एक्स बाई 3 पे, सो इंटू एक्स बाई 3। सो डेल्टा एक्स कितना आ जाता है, इट इज माइनस पी ए बी इंटू एल प्लस बी अपॉन 6 ई आई इंटू एल इंटू एक्स प्लस पी बी अपॉन 3 टू जा 6 ई आई इंटू एल इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये आ गई आपके पास डिफ्लेक्शन एट एक्स की इक्वेशन। ठीक है, एक्स सेक्शन पे कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। नाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, d delta x by dx is equals to 0, और I will write for position of maximum value। ठीक है, इस पोजीशन पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो करिए डिफरेंशिएट, यू विल गेट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस पी ए बी अपॉन 6 ई आई इंटू एल प्लस बी। एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस पी बी अपॉन 6 ई आई इंटू एल इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहाँ से पी बी अपॉन 6 ई आई एल, पी बी अपॉन 6 ई आई एल ये चला गया 0 में। सो यू विल गेट माइनस ऑफ, और इसको उधर ले जाते हैं, यू विल गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू एल प्लस बी अपॉन 3। सो एक्स क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए इंटू एल प्लस बी अपॉन 3। ए को लिखता हूँ मैं एल माइनस बी, सो इट इज एल माइनस बी इंटू एल प्लस बी अपॉन 3। सो इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3। अगर आपका जो ट्रायल है, आपने जो ये ट्रायल लिया है, ये कौन से पोर्शन में लिया है आपने, इन द पोर्शन ए बी, अगर आपका ये ट्रायल गलत हुआ तो दिस वैल्यू, ये जो आई है एक्स की वैल्यू, ये क्या होगा, ए से ज़्यादा आ जाएगी।
ठीक है। अगर आपका ट्रायल गलत हुआ तो ये वैल्यू ए से ज़्यादा आ जाएगी। देखिए आपने कौन से पोर्शन में लिया है, ए बी पोर्शन में ना, और ए बी पोर्शन में x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, x की मैक्सिमम वैल्यू ए बी पोर्शन में पॉसिबल है, इट इज स्मॉल ए। तो अगर ये जो x की वैल्यू आपकी आ रही है, दिस वैल्यू, अगर ये वैल्यू a से ज़्यादा आ जाती है देन योर ट्रायल इज रॉन्ग, आपको एक और ट्रायल लेना पड़ेगा। सो इस x की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इन द इक्वेशन। इफ़ यू वांट टू गेट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करिए। x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करोगे, ये वाली इक्वेशन में आप x की वैल्यू को ये पुट करोगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 3, तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा मैक्स। तो डेल्टा मैक्स यू विल गेट माइनस ऑफ p इंटू बी इंटू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 9√3 इंटू ई आई इंटू एल। कहाँ पे मिलेगा, एट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 3 पे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर्टिकुलरली फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। इस टाइप के क्वेश्चंस इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस में पूछे जाते हैं, अराउंड 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये। तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू। Now in this numerical there is a prop cantilever beam with overhang and it is a internal hinge. ठीक है, so there is a prop cantilever beam with overhang and there is a internal hinge also. Now you have to calculate slope and deflection at the free end. So you have to calculate slope and deflection at the free end. इस केस में आपको क्या निकालना है, slope and deflection at the free end. So moment area method से करिए इसको ट्राई, यू कैन सॉल्व दिस। सबसे पहले आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। दिस इज अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और अ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है बताइए। सो दिस स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर अगर डिटर्मिनेट है तो आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं इजीली। ट्राई करिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए। यू कैन कैलकुलेट रिएक्शंस, रिएक्शन कैलकुलेट करिए और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए। तो आई होप आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया होगा। हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे फ्रॉम दी राइट, राइट से बनाएंगे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो बनाइए फ्रॉम दी राइट, बनाइए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ लोडिंग का डिग्री कितना है, लोडिंग का डिग्री is not defined, that means shear force का डिग्री will be 0, bending moment का डिग्री will be 1. for this complete span bending moment का डिग्री क्या आएगा, 1, that means bending moment diagram will be linear. कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा। पॉइंट डी पर देखिए, पॉइंट डी पर क्या आएगा बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट डी पर बेंडिंग मोमेंट विल बी p इंटू एल बाई 2, दैट इज पी एल बाई 2। सैगिंग और हॉगिंग, ये देगा हॉगिंग। सो पॉइंट डी पर बेंडिंग मोमेंट आ गया p इंटू एल बाई 2 लाइक दिस, दिस इज पी एल बाई 2। पॉइंट सी पर बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, पॉइंट सी पर बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट सी पर वी नो दैट पॉइंट सी इज अ इंटरनल हिंज एंड इंटरनल हिंज पर बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, 0। सो पॉइंट सी पर बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 0 लाइक दिस। नाउ पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट बताइए, पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा। सो पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आप बताइए, इन द पोर्शन AC कोई लोड लग रहा है क्या, इन द पोर्शन AC पोर्शन में कोई लोड नहीं लग रहा है, इनफैक्ट सी पर भी कोई लोड नहीं लग रहा है। तो ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वेरिएशन है ये कैसा चलेगा, सेम चलेगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या बताता है, शेयर फोर्स बताता है। इन द पोर्शन A to C एंड C to D देयर इज नो एनी फोर्स, A to C एंड C to D में कोई फोर्स नहीं है, दैट मीन्स कोई शेयर फोर्स के डायग्राम में चेंज नहीं आ रहा है इन द पोर्शन A to C एंड C to D, दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट के स्लोप में भी कोई चेंज नहीं आएगा। जो स्लोप C to D पोर्शन में था वही स्लोप क्या आएगा इन द पोर्शन A to C आएगा। सो ये क्या आ गया, आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया। नाउ दिस वैल्यू इज PL बाई 2, दिस लेंथ इज L बाई 2, दिस लेंथ इज ऑल्सो L बाई 2। ये लाइन का स्लोप सेम है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, समझ में आया। दिस लेंथ इज PL बाई 2, ये वाला वर्टिकल लेंथ इज PL बाई 2, दिस हॉरिजॉन्टल लेंथ इज L बाई 2, दिस हॉरिजॉन्टल लेंथ इज ऑल्सो L बाई 2। तो ये वर्टिकल लेंथ कितना हो जाएगा अगर लाइन का स्लोप सेम है तो। So this value will also be equals to PL by 2. So this is what, this is bending moment diagram, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो आपने क्या बना लिया, यहाँ से आपने बना लिया है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ
अगर m बाई ई आई डायग्राम बनाना है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया नहीं है ई आई के बारे में कुछ भी, तो वी अज्यूम दैट ई आई इज कॉन्स्टेंट, m बाई ई आई डायग्राम विल बी सेम शेप आएगा, बस वैल्यूज रिड्यूस हो जाएगी, सो pl बाई 2 ई आई, pl बाई 2 ई आई, दिस इज व्हाट, दिस इज m बाई ई आई डायग्राम। ठीक है, ये क्या आ गया, ये m बाई ई आई डायग्राम आ गया है। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट, यू कैन इजीली कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर आप इजीली स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय फर्स्ट थ्योरम ऑफ एरिया मोमेंट एरिया मेथड एंड द सेकंड थ्योरम ऑफ एरिया मोमेंट मेथड, दैट इज slope at point B with respect to slope at point A, that is theta B minus theta A is equals to area of m by EI diagram between B and A, and deflection of point B with respect to tangent at point A is equals to area of m by EI diagram, sorry, moment of area of m by EI diagram between A and B about P। आप निकाल सकते हैं, the answer is no। ठीक है, यहाँ पे आप मोमेंट एरिया मेथड का फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम इन द कंप्लीट स्पान नहीं लगा सकते। देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपको इंटरनल हिंज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर इंटरनल हिंज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है अभी तक, तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, आई होप आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आप लिंक पे जाके देख सकते हैं, अदरवाइज मैं इस वीडियो का लिंक, जो आपका इंटरनल हिंज वाला वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। बिकॉज इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए आपको इंटरनल हिंज का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ही जरूरी है। ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज लिमिटेशन ऑफ व्हाट, दिस इज लिमिटेशन ऑफ मोमेंट एरिया मेथड। हम मोमेंट एरिया का लिमिटेशन पढ़ने जा रहे हैं। नाउ हमें पता है इफ देयर इज इंटरनल हिंज एट अ पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट रिलीज हो जाता है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। बेंडिंग मोमेंट मेंबर में डेवलप होके क्या कर रहा था, सपोज दिस इज अ मेंबर, इसको मैं जब बेंड करूंगा तो इसमें क्या होगा, अंदर बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा। वो क्या करेगा, इस मेंबर के बेंडिंग को रजिस्ट करेगा। एंड यहाँ पे पॉइंट सी पर बेंडिंग मोमेंट 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, पॉइंट सी के अबाउट बेंडिंग अलाउ हो गया है। पॉइंट सी के अबाउट बेंडिंग अलाउ होने का मतलब क्या है कि ये जो मेंबर है, यहाँ पे देखिए आप, पॉइंट सी, सपोज दिस इज पॉइंट सी, पॉइंट सी क्या, और दिस इज अ बीम एंड दिस इज पॉइंट सी, जो मेरा नेल है ना, ये क्या है, पॉइंट सी है। सो दिस इज पॉइंट सी, पॉइंट सी के अबाउट बेंडिंग अलाउ हो गया। इसका मतलब क्या है, पॉइंट सी के अबाउट इस टाइप से रोटेशन अलाउ हो गया है। मेंबर कैन रोटेट, ठीक है, अबाउट पॉइंट सी, जो भी इंटरनल हिंज है उसके अबाउट मेंबर ऐसा रोटेट हो सक रहा है। नाउ अदर देन दैट, पॉइंट सी के अलावा जितने भी पॉइंट्स है, उन सभी पॉइंट के ऊपर जो डिफ्लेक्टेड शेप है, उस डिफ्लेक्टेड शेप में कितने एंगल मिलेंगे, ओनली 1 एंगल। अगर आप इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाओगे तो डिफ्लेक्टेड शेप विल बी लाइक दिस, डिफ्लेक्टेड शेप विल बी लाइक दिस। ये जो ब्लू में दिख रहा है ना आपको शेप, दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द स्ट्रक्चर। अब देखिए, इस स्ट्रक्चर के डिफ्लेक्टेड शेप में पॉइंट सी के अलावा जितने भी पॉइंट्स है, सभी पॉइंट पर कितने स्लोप है, ओनली 1 वैल्यू ऑफ स्लोप। हर पॉइंट पर सिर्फ एक वैल्यू ऑफ स्लोप मिलेगी आपको। किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो कितने टेंजेंट बना सकते हो, सिर्फ एक। पर पॉइंट सी पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो यू कैन मेक 2 टेंजेंट्स, दैट मीन्स पॉइंट सी पर कितने स्लोप है, 2 स्लोप है। क्यों है 2 स्लोप, क्योंकि पॉइंट सी के अबाउट रोटेशन अलाउड है, बीम इज रोटेटिंग एज अ होल अबाउट पॉइंट सी। ठीक है, इसके अलावा भी हर पॉइंट पे रोटेशन हो रहा है, बट दैट रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, बीम इज नॉट रोटेटिंग एज अ होल लाइक दिस। ठीक है, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में कॉन्सिक्यूटिव दूसरा पॉइंट रोटेट नहीं कर रहा है। देखिए, अगर आप ये वाला पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट एक्स, इस पॉइंट एक्स के लेफ्ट में भी उतना ही थीटा है जितना उस पॉइंट के राइट में थीटा है। पॉइंट एक्स के लेफ्ट में भी उतना ही थीटा है जितना पॉइंट एक्स के राइट में थीटा है। दैट मीन्स पॉइंट एक्स के अबाउट रोटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, पॉइंट एक्स के लेफ्ट में भी वही थीटा है, पॉइंट एक्स के राइट में भी वही थीटा है। दैट मीन्स पॉइंट एक्स पे देयर इज नो रोटेशन। पॉइंट सी पर क्या है, पॉइंट सी के लेफ्ट में कुछ और थीटा है, पॉइंट सी के राइट में कुछ और थीटा है। मतलब पॉइंट सी के अबाउट क्या हो रहा है, बीम रोटेट कर रहा है एज अ होल। दैट मीन्स दिस पॉइंट सी से क्या हो रहा है, पॉइंट सी से डिसकंटिन्यूटी आ रही है, डिसकंटिन्यूटी इन दी डिफ्लेक्टेड शेप। पॉइंट सी के अलावा आप देखिए पूरा का पूरा डिफ्लेक्टेड शेप कैसा है, कॉन्टिन्यूअस एज अ कर्व है, कर्व।
पॉइंट सी पर क्या हो रहा है, पॉइंट सी पर डिफ्लेक्टेड शेप में एक पिन पॉइंट आ रहा है, पिन पॉइंट, दिस इज नॉट अ कर्व, दिस इज अ पॉइंट। पॉइंट सी पर क्या हो रहा है, एक पॉइंट आ रहा है, नॉट अ कर्व, कर्व नहीं मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, पॉइंट मिल रहा है। दैट इज दिस पॉइंट सी के अबाउट क्या हो रहा है, डिफ्लेक्टेड शेप में डिसकंटिन्यूटी आ रहा है। एंड द लिमिटेशन ऑफ मोमेंट एरिया मेथड इज दिस ओनली, कि मोमेंट एरिया मेथड को आप उस पोर्शन में नहीं लगा सकते जिस पोर्शन में डिसकंटिन्यूटी आ रही है। समझ में आया? मोमेंट एरिया मेथड को आप उस पोर्शन में नहीं अप्लाई कर सकते जिस पोर्शन में क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूटी आ रही है। दैट मीन्स आप मोमेंट एरिया मेथड को सिर्फ कॉन्टिन्यूस पोर्शंस में ही लगा सकते हैं, दैट इज फ्रॉम ए टू सी एंड फ्रॉम सी टू डी टू बी। ठीक है, मतलब ए से सी पोर्शन में आप मोमेंट एरिया लगा सकते हो, सी टू डी में लगा सकते हो, डी टू बी में लगा सकते हो, सी टू बी में लगा सकते हो, बट ए टू डी में आप नहीं लगा सकते हो। यू कैन नॉट अप्लाई मोमेंट एरिया मेथड फ्रॉम ए टू डी। सिमिलरली यू कैन नॉट अप्लाई मोमेंट एरिया मेथड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में आप मोमेंट एरिया मेथड नहीं लगा सकते हो, ना ही मोमेंट एरिया मेथड फ्रॉम ए टू डी लगा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ कौन से पोर्शन में आप मोमेंट एरिया मेथड लगा सकते हो, ओनली फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी आप मोमेंट एरिया लगा सकते हैं, या तो फिर सी टू डी, डी टू बी, या तो सी टू बी। ठीक है, ए टू डी एंड ए टू बी आप नहीं लगा सकते। जिस भी पोर्शन में डिसकंटिन्यूटी आएगी वहां पे आप मोमेंट एरिया मेथड नहीं लगा सकते, मतलब कि इंटरनल हिंज के अक्रॉस जाके आप मोमेंट एरिया मेथड नहीं लगा सकते। ठीक है, जो भी आप पोर्शन कंसिडर कर रहे हो उस पोर्शन में इंटरनल हिंज नहीं आना चाहिए। इंटरनल हिंज उसके एंड पे आएगा, चलेगा, दैट इज ए टू सी आ रहा है तो सी पॉइंट पे इंटरनल हिंज है, चलेगा। ठीक है, या तो सी टू बी लगा रहे तो सी इज दी एंड पॉइंट, वहां पे आप जिस पोर्शन में आप लगा रहे हैं, एंड पॉइंट स्ट्रक्चर का नहीं बोल रहा हूँ, जिस पोर्शन में आप मोमेंट एरिया मेथड लगा रहे हो, तो जिस पोर्शन में आप मोमेंट एरिया मेथड लगा रहे हो उसके बीच में कहीं पे इंटरनल हिंज नहीं आना चाहिए, आखिर में आता है, आखिरी में आता है तो चलेगा। ठीक है, सो यू कैन अप्लाई मोमेंट एरिया मेथड इन द पोर्शन ए सी और इन द पोर्शन सी डी, इन द पोर्शन डी बी ऑल्सो, इन द पोर्शन सी बी ऑल्सो, बट ए टू डी में आप नहीं लगा सकते और ए टू बी में भी नहीं लगा सकते। क्लियर है? तो जो अभी मैं बोल रहा था, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट ए आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एंड स्लोप ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू स्लोप ऑफ पॉइंट ए, या तो स्लोप ऑफ पॉइंट बी माइनस स्लोप ऑफ पॉइंट ए, ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मोमेंट एरिया से आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। ठीक है, सो आपको स्लोप ऑफ पॉइंट बी निकालना है तो थीटा बी माइनस थीटा डी करना पड़ेगा, या थीटा बी माइनस थीटा सी करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी निकालना है तो डेल्टा बी निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट डी, या डेल्टा बी निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट सी। क्लियर है? तो सबसे पहले अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे दिस डिफ्लेक्शन, दैट इज डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, बिकॉज ये डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी इज सेम फॉर द पोर्शन ए सी एंड सी डी। ठीक है, ए सी और सी डी पोर्शन में कोई कॉमन चीज है तो क्या है, दिस डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम दी ए सी पोर्शन डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी निकालेंगे, फिर इस डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी को यूज करते हुए क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले निकालिए डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। सो आई विल राइट फॉर पोर्शन ए सी, डेल्टा सी को मैं लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस थीटा ए इंटू ए सी प्लस डेल्टा सी बाई ए। नाउ डेल्टा ए क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज ए इज फिक्स सपोर्ट, थीटा ए इज ऑल्सो जीरो बिकॉज ए इज अ फिक्स सपोर्ट, सो ए पॉइंट पे डेल्टा भी जीरो, थीटा भी जीरो। नाउ आई कैन राइट डेल्टा सी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई ए। सो निकालिए डेल्टा सी बाई ए, इट इज व्हाट, इट इज मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन ए एंड सी अबाउट सी। सी पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट लेना है एरिया का। सो डेल्टा सी क्या हो जाएगा, इट इज हाफ इंटू बेस इज एल बाई टू, हाइट इज पी एल बाई टू ई आई इंटू, ये तो हो गया एरिया, सी जी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं, इट इज दिस डिस्टेंस विल बी 2/3 इंटू एल बाई टू, सो इंटू 2/3 इंटू एल बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, डेल्टा सी कितना हो जाएगा, इट इज पॉजिटिव में आएगा, देखिए बिकॉज दिस बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव, बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है तो डेल्टा सी भी पॉजिटिव आएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, इट इज इक्वल टू पी एल क्यूब बाय 24 ई आई। डेल्टा सी आ गया पी एल क्यूब बाय 24 ई आई। ठीक है, नाउ दिस डेल्टा सी इज इक्वल फॉर बोथ द पोर्शंस। ठीक है, डेल्टा सी जो है वो फॉर द पोर्शन ए सी भी उतना ही है, फॉर द पोर्शन सी डी डी बी भी उतना ही है, तो डेल्टा सी इज
इक्वल फॉर बोथ द पोर्शन। सो अब हम इससे प्रोसीड करेंगे। इन द पोर्शन सी डी बी आई विल राइट, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग डेल्टा डी विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा सी। डेल्टा डी लिख रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा सी। देखिए, सो डेल्टा डी दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा सी प्लस थीटा सी इंटू सी डी प्लस डेल्टा डी बाई सी। सो डेल्टा डी इज इक्वल्स टू डेल्टा सी प्लस थीटा सी इंटू सी डी अपॉन डेल्टा डी बाई सी। अब देखिए यहाँ पे जो थीटा सी की बात है, थीटा सी देयर आर टू वैल्यूज ऑफ स्लोप, एक है पोर्शन ए सी में, एक है पोर्शन सी डी में। अगर मैं सी डी में इक्वेशन लिखूंगा तो थीटा कौन सा लेंगे, सी डी वाला। अगर मैं ए सी में लिखता था तो कौन सा लेते, थीटा ए सी वाला। तो अभी हम सी डी पोर्शन की बात कर रहे हैं तो थीटा कौन सा लेंगे, सी डी वाला। सो आई विल राइट थीटा सी ऑफ द पोर्शन सी डी। सो डेल्टा डी क्या हो जाएगा, डेल्टा डी विल बी इक्वल्स टू 0। सो कि पॉइंट डी इज अ रोलर सपोर्ट, पॉइंट डी रोलर सपोर्ट है तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन 0। सो डेल्टा डी इज 0। डेल्टा सी की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, डेल्टा सी की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं थीटा सी ऑफ द पोर्शन सी डी। सो 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा सी प्लस थीटा सी ऑफ द पोर्शन सी डी इंटू सी डी प्लस डेल्टा डी बाई सी। डेल्टा डी बाई सी क्या है, देखिए डेल्टा डी बाई सी इट इज डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट डी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट सी। So deflection of point D with respect to tangent at C is what? It is moment of area of M by EI diagram between portion C and D about point D. Moment of area of M by EI diagram, इस area का moment लेना है किसके about, D के about। क्यों D के about, क्योंकि deflection कहाँ पे निकालना है हमको, D पे। So delta D by C that is deflection of point D from with reference to tangent at point C. सो डेल्टा डी बाई सी इट इज इक्वल्स टू, एरिया निकालिए इस पोर्शन का, डीसी पोर्शन का, नेगेटिव है तो लिखेंगे हाफ। सो माइनस 1/2, बेस इज एल बाई टू, हाइट इज पी एल बाई टू ई आई। और सी जी कहाँ पे आएगा, इसका सी जी फ्रॉम पॉइंट डी, डी पॉइंट से सी जी निकालना है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। सो इस ट्राइंगल का सी जी फ्रॉम पॉइंट डी इट इज 1/3 इंटू एल बाई टू, दैट इज एल बाई 6। तो इंटू एल बाई 6 कितनी आ जाती है वैल्यू यहाँ से, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 6 जा 48, दैट इज माइनस ऑफ पी एल क्यूब बाई 48 ई आई। तो वैल्यू पुट कीजिए अब वो इक्वेशन में। डेल्टा सी कितना था, 0 इज इक्वल्स टू पी एल क्यूब बाई 24 ई आई प्लस थीटा सी ऑफ द पोर्शन सी डी इंटू सी डी प्लस डेल्टा डी बाई सी क्या था, इट इज माइनस पी एल क्यूब बाई 48 ई आई, पी एल क्यूब बाई 48 ई आई। So from here you can write theta CD this is equals to PL cube by 48 EI minus PL cube by 24 EI upon CD। CD कितना है, CD is L by 2 upon L by 2। So 1/48 minus 1/24 is 1/48 into 2 by L। So theta CD आ जाएगा minus PL square by 24 EI। So 1/48 minus 1/24, 1/48 minus 1/24 is minus 1/48 into 2 by L। तो 48 से हो गया 24, ठीक है। तो माइनस पी एल स्क्वायर बाय 24 ई आई, करेक्ट एकदम। तो थीटा सी आ गया हमारे पास इन द पोर्शन सी डी, दिस इज थीटा सी ऑफ द पोर्शन सी डी। सी डी पोर्शन में हमको थीटा सी मिल गया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, थीटा बी। अब हम थीटा भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, इस पोर्शन में लगाना है ना, दिस पोर्शन इज कंटिन्यूअस पोर्शन। सो आई कैन अप्लाई व्हाट, आई कैन अप्लाई थ्योरम नंबर 1, दैट इज द चेंज इन स्लोप फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन सी एंड बी। सो इजीली लगा सकते हैं। सो थीटा बी माइनस थीटा सी ऑफ द पोर्शन सी डी इज एरिया ऑफ एम बाई ई आई between B and C. So theta B minus theta C in the portion CD कितना है, minus PL square by 24 EI। This is equals to area of M by EI diagram, that is half into base कितना है, base is L, this base is L, पूरा हमको लेना है from C to B पूरा। तो base is L, height is PL by 2 EI। So half into base is L, height is PL by 2 EI। So from here you will get theta B plus PL square by 24 EI, this is equals to PL square by 4 EI।
ये नेगेटिव आएगा क्योंकि दिस एरिया इज नेगेटिव, दिस एरिया इज नेगेटिव. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट थीटा बी इज इक्वल्स टू PL स्क्वायर अपॉन 4EI माइनस का माइनस PL स्क्वायर अपॉन 24EI. सो 1/4 को लिख सकते हैं 6/24 प्लस 1/24 दैट इज 7/24. तो थीटा बी इज इक्वल टू माइनस 7 PL स्क्वायर अपॉन 24EI. सो ये क्या आ गया आपका स्लोप एट पॉइंट बी. दिस इज स्लोप एट पॉइंट बी. यही पूछा था आपसे स्लोप एट पॉइंट बी. सो दिस इज स्लोप एट पॉइंट बी. अब कैलकुलेट करिए डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी. सो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी. सो पॉइंट बी का अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है तो आप पॉइंट बी का इक्वेशन लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू डी ऑल्सो. पॉइंट बी का इक्वेशन लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू सी ऑल्सो. तो अगर डी के रिस्पेक्ट में आप इक्वेशन लिखते हैं दैट इज डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा डी प्लस थीटा डी इंटू बी डी प्लस डेल्टा बी बाई डी. नाउ इन दिस इक्वेशन आपके पास थीटा डी का वैल्यू नहीं है. ठीक है, थीटा डी का वैल्यू नहीं है. आप कैलकुलेट कर सकते हैं थीटा डी का वैल्यू क्योंकि आपके पास थीटा सी का वैल्यू है, थीटा सी इन द पोर्शन सी डी. तो आप थीटा डी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो बट फिर लेंदी हो जाएगा ना. आपको थीटा बी निकालना है तो थीटा डी निकालने की क्या जरूरत है. आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्वेशन डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस थीटा सी इन द पोर्शन सी डी इंटू बी सी प्लस डेल्टा बी बाई सी. ये क्या हो जाएगा, दिस इज लेंदी. ठीक है, ये लेंदी हो जाएगा इसलिए हमने क्या निकाला डायरेक्ट सी के रिस्पेक्ट में लिखा इक्वेशन क्योंकि हमें सी का थीटा पता है इन द पोर्शन सी डी. सो डेल्टा बी हम लिख सकते हैं डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा सी. क्या निकाला था अभी हमने, डेल्टा सी यहाँ पे निकाला था दैट इज PL क्यूब बाय 24EI. तो इट इज प्लस का PL क्यूब बाय 24EI, PL क्यूब बाय 24EI प्लस थीटा डी थीटा सी इन द पोर्शन सी डी प्लस थीटा सी इन द पोर्शन सी डी. क्या निकाला था दैट इज माइनस PL स्क्वायर बाय 24EI. सो दिस इज माइनस PL स्क्वायर अपॉन 24EI इंटू BC इज L प्लस डेल्टा बी बाय सी. डेल्टा बी बाय सी क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट सी. डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट सी. तो डिफ्लेक्शन किसका निकालना है, बी का निकालना है. तो क्या करोगे, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M/EI डायग्राम बिटवीन बी एंड सी अबाउट पॉइंट बी. ठीक है, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M/EI डायग्राम बिटवीन पॉइंट बी एंड सी अबाउट पॉइंट बी. So you will write moment of area of M/EI diagram between point B and C about point B. So पहले एरिया लिखे it is half, base is L, height is PL by 2EI. ठीक है, यही है half, base is L, height is PL by 2EI. अब B के अबाउट लिखना है. B के अबाउट इसका CG कहाँ पे आ जाएगा, इसका CG आ जाएगा L/2 पे. एंड दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव. क्यों नेगेटिव, क्योंकि मोमेंट इज नेगेटिव. सो माइनस इंटू L/2. तो यहाँ पे PL क्यूब बाय 24EI से PL क्यूब बाय 24EI कैंसिल हो गया. यू विल गेट डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 PL क्यूब बाय 8EI. So in this way you can calculate what? You can calculate slope and deflection when the beam is having internal hinge. अगर internal hinge है beam में तो आप slope and deflection इस तरीके से calculate करेंगे by using area moment method. आगे हम कुछ और methods देखेंगे जिससे कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही easily solve हो जाता है. बट आपके conventional में particularly in engineering services mains आपको वो लिख के देगा कि आपको solve करना है by मोमेंट एरिया मेथड. जबकि आप अभी अगला मेथड पढ़ोगे आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन इज वेरी 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 इजी दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजीली 2-3 स्टेप में इसका आंसर आ जाता है. बट आपको वो जब बोलेगा कि आपको मोमेंट एरिया से करना है तो आपको मोमेंट एरिया से ही करना पड़ेगा. एंड मोमेंट एरिया का दिस इज लिमिटेशन की मोमेंट एरिया मेथड को आप डिसकॉन्टिन्यूअस डिफ्लेक्टेड शिप्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकते. सिर्फ उसी पोर्शन में आप मोमेंट एरिया मेथड को अप्लाई कर सकते हैं जिस पोर्शन में इलास्टिक कर्व इज कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, कर्व जहाँ पे मिलेगा वहीं पे आप अप्लाई कर सकते हो. जहाँ पे पिन पॉइंट आ जाएगा, पॉइंटेड वो आ जाएगा, डिफ्लेक्टेड शेप का पॉइंटेड स्ट्रक्चर आ जाएगा, वहाँ पे आप उसके अक्रॉस आप मोमेंट एरिया मेथड को नहीं अप्लाई कर सकते. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे आपके. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट मेथड ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन. थैंक यू.